सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी यूपीएससी यूपीपीसीएस बीपीएससी एंड आरओ आरओ की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अभी तक वैसे पीसीएस की कोई डेट तो फिक्स नहीं हुई, बट जल्दी ही डेट आ जाएगी। बट आप अपनी तैयारी पे कोई असर मत आने दीजिए उसका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र से आप समझते हो क्या है? पहले बात तो बताओ, आप इकोसिस्टम कहते हैं किसे? इकोसिस्टम ही क्या है? तो इकोसिस्टम क्या है बताओ। तो जो जीव है, मतलब जो जीवन है, जीव जंतु वगैरह हैं, और जो भौतिक पर्यावरण है। तो जीव और भौतिक पर्यावरण के बीच जो परस्पर क्रिया होती है, ठीक है, उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो यही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे ना कि कैसे क्या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें जैविक समुदायों की जो परस्पर क्रिया होती है जीव और भौतिक पर्यावरण के बीच, वही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? मैं लोटिक पर्यावरण के लोटिक पारिस्थितिकी के बारे में पहले आप जान लो, ठीक है। तो व्हाट इज लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र? लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र वे जल निकाय हैं जिनका जल प्रवाहित होता रहता है। मतलब जो वाटर है, जल है, कंटिन्यू बहता रहता है, उनको लोटिक कहते हैं, ठीक है। ये पारिस्थितिक तंत्र आकार में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, छोटी छोटी धाराओं से लेकर बड़ी मील चौड़ी नदियों तक, जो हजारों मील की यात्रा करते हैं। नदियां, नाले, नहरें और झरने इसका उदाहरण है, ठीक है। तो लोटिक जल बहने वाले जल निकायों से बनता है, आप इतना याद रखना बस, हो गया, ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? नदी, ठीक है। देखो, तालाब में कोई जल रहता तो है जल, बट बहता नहीं है, ठीक है। दलदल, इसमें भी जल का फ्लो नहीं होता। धसाव क्षेत्र, इसमें भी ऐसा नहीं होता, बट नदी में जो जल होता है वो आपका फ्लो होता रहता है, इसलिए इसको लोटिक कहते हैं, ठीक है। और पारिस्थितिकी समझते हो आप? जीव और भौतिक पर्यावरण का जो आपस में सामंजस्य है, जो आपस में उनका परस्पर क्रिया करते हैं, उसको पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा? ये सारे आपके पीसीएस 2023 के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज पीसीएस 2023 का पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम से हम कुछ नया लेके आएंगे। तो निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? प्राकृतिक रेशम जानते हो आप? नेचुरल नेचुरल ठीक है। तो नेचुरल रेशम के बारे में, इसमें इसका घटक कौन सा? नेचुरल रेशम बनते कैसे हैं? तो जो ये रेशम है, ये बनता है प्रोटीन से, ठीक है। और प्रोटीन बनता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से। तो प्रोटीन बनता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ठीक है, प्रोटीन इससे बनता है। और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किससे बनती हैं? अमीनो अम्ल से बनती हैं। तो जो प्रोटीन हो गया, पहले वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बनता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अमीनो अम्ल से बनती हैं। और अमीनो अम्ल में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजनी क्षार। ये आपको पता ही होगा। तो नेचुरल रेशम जो है वो प्रोटीन से बनते हैं, और प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बनती हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं अमीनो अम्ल से बनती हैं, और अमीनो अम्ल में ये तो पता है ना सबको कि नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसका आंसर भी नाइट्रोजन ही होगा, ठीक है। चलो, तो प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? नाइट्रोजन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। समुद्री शैवाल किसके उदाहरण, किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? समुद्री शैवाल के बारे में जानते हो आप? समुद्री शैवाल एक पानी पे घास की तरह का पाया जाता है, ठीक है। तो वो मतलब एक खाद्य पदार्थ भी है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। समुद्री शैवाल का सबसे बड़ा उत्पादक, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, ठीक है। तो और इसका आंसर क्या होगा? आयोडीन। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? आयोडीन के, ठीक है। ये मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो जाएगा? चाइना, ठीक है। चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। जो वर्ल्ड में 50% ना
सिर्फ चाइना ही इसका प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है? माराकाइबो, वेनेजुएला। सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ओनेगा, ओनेगा, ओनेगा लेक कहाँ है? लेक ओनेगा कहाँ है? ये रशिया में है, ना कि कनाडा में, ठीक है। तो ये गलत है, तो यही आंसर सही हो जाएगा इसका, क्योंकि नहीं पूछा है ना। तो ये आप क्वेश्चन में जरूर ध्यान दिया कीजिए। नहीं वर्ड कई बार मिस हो जाता है आपसे। मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बिल्कुल सही। बैकाल ये भी रूस में है, ठीक है। अच्छा, तो डीपेस्ट लेक बताओ। डीपेस्ट सबसे गहरी, और लॉन्गेस्ट बताओ, इन दोनों के आंसर दो। डीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट के आंसर दो। डीपेस्ट कौन सी है? डीपेस्ट तो बैकाल ही है, ठीक है। तो बैकाल लेक ये कहाँ है? रशिया में है। इस कितनी गहराई है इसकी? 1637 मीटर, ठीक है। और लॉन्गेस्ट कौन सी है? लॉन्गेस्ट कौन सी है बताओ? तंजानाइका, ठीक है। तो तंजानाइका ये लॉन्गेस्ट लेक है। इसकी लंबाई कितनी है? 660 किलोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स भी याद रखना, और मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में करा देता हूँ इसको सारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनेगा। ओनेगा लेक रशिया में स्थित है, ना कि कनाडा में, ओके। चलो नेक्स्ट। सो द लार्जेस्ट लेक्स बाई कॉन्टिनेंट, मतलब प्रत्येक कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट लेक के बारे में हम जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट लेक क्या है? लेक आयरे, साउथ लेक इसी को कहते हैं, ओके। अफ्रीका की लेक विक्टोरिया, ऑल्सो द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन अर्थ, ओके। अंटार्कटिका की क्या है? लेक वोस्टोक। एशिया की लेक बैकॉल, अभी हमने करा था पिछली स्लाइड में। यूरोप की लेक लादोगा, फॉलोड बाई लेक ओनेगा, बोथ लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न रशिया। नॉर्थ अमेरिका की लेक सुपीरियर है। नॉर्थ साउथ अमेरिका की लेक टिटिकाका। चलो ठीक है, इतना ही करना, ज्यादा नहीं पूछेगा वैसे भी आपसे। ग्रेट लेक्स के बारे में कर लो। ग्रेट लेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पीसीएस आरओ के लिए। तो ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका और द सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्रेश वाटर लेक्स, ये जो दिख रही है ना आपको, ये पांचों लेक्स, ये सारी इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। और फ्रेश वाटर रहता है इसमें। विच कनेक्ट द अटलांटिक ओशियन थ्रू द सेंट लॉरेंस सीवे। तो सेंट लॉरेंस की मदद से ये अटलांटिक ओशियन से भी कनेक्ट होती हैं। कंसिस्टिंग ऑफ लेक्स सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, इरी एंड ओंटारियो। द ऑर्डर ऑफ वेस्ट टू ईस्ट, ये भी याद रखना ऑर्डर क्या है। पहले सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, फिर ह्यूरॉन है, फिर इरी है, एंड लास्ट में ओंटारियो है। तो इसका ये ऑर्डर जरूर याद रखना, क्योंकि ऑर्डर कई बार पूछ लेगा। Lake Superior is the largest continental lake in the world by area, and Lake Michigan is the largest lake that is entirely within one country. तो लेक मिशिगन यूएसओ में पूरी तरह से है, ठीक है। चलो, और इनमें से केवल ना लेक मिशिगन ही है जो यूएसए में है, बाकी चारों यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे स्थित है। चलिए, कुछ और इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, इनको भी देख ही लो। तो ग्रेट बियर लेक कनाडा में, ठीक है। ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए में है। और ग्रेट लेक्स अभी हमने किया। लेक टिटिकाका साउथ अमेरिका। लेक तंजानिका ये अफ्रीका में है, लॉन्गेस्ट 660 किलोमीटर, अभी तो किया ना। और लेक विक्टोरिया ये भी अफ्रीका। लेक तुर्काना अफ्रीका। लेक ताना, ये तीनों याद रखना है। अरेल सी कहाँ है? एशिया में। कैस्पियन सी, लेक लाडोगा यूरोप में, और लेक बाल्कस और लेक बैकाल एशिया में, ठीक है। तो ये कुछ लेक्स हैं। लेक चैड भी याद रखना। तो इनको आपको याद रखना, एक बार दिमाग में बना लो, बस ओवरव्यू ले लो इनका। चलो नेक्स्ट। डीकन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। तो क्या ये सही है? तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। तो इसे महाराष्ट्र में नहीं, जबकि न्यू दिल्ली में इसको स्थापित किया जाता है, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसको स्थापित किया जा रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है।
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये डेक्कन विश्वविद्यालय है कहाँ का? तो ये डेक्कन किस देश का है बताओ? तो डेक्कन जो है ना, विक्टोरिया में स्थित है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में डेक्कन स्थित है, और ये भारत में नई दिल्ली में इसकी स्थापना किया गया। ठीक है। तो ये सारे ये कुछ पॉइंट्स याद रखना है डेक्कन विश्वविद्यालय के बारे में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस तो समझते ही होगे आप। नोबल मतलब आदर्श, मतलब बिल्कुल सीधा साधा, किसी के साथ कोई बोलचाल नहीं। ठीक है, तो नोबल यही मतलब निकालो आप। नोबल नोबल का ग्रुप कौन सा है ये बताओ? एक तो ये जीरो ग्रुप में होते हैं। ठीक है, तो इनका ग्रुप है जीरो ग्रुप। इसमें कौन कौन से हैं? हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, क्रिप्टान हो गया, जीनान हो गया और रेडान हो गया। ये 8 नोबल गैसेस हैं। इनके बारे में आपको याद रखना, इनका परमाणु क्रमांक भी याद रखना। हीलियम का कितना है? 2 है, नियान का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टान का 36, जीनान का 54 एंड रेडान का 86। ठीक है, तो ये जीरो ग्रुप के तत्व हैं और ये सारे नोबल गैस कहलाते हैं। ठीक है, तो इतना बात इसके याद रखना। और इनकी एक खास बात क्या है? इनकी डेंसिटी जो होती है ना, डेंसिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, बहुत कम होती है। और ये अक्रियाशील होते हैं, मतलब क्रियाशील भी बहुत कम होते हैं। तो कुछ बातें याद रखनी है। और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? एक्टीनियम नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा है, ये एक्टीनियम इस ग्रुप का नहीं है। आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन सब इसी ग्रुप के हैं। अच्छा, रेडॉन का उपयोग आपको पता है? रेडॉन का उपयोग जो है ना, रेडॉन का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है इसके बारे में। और अक्री क्यों होते हैं? इनके आउटर सेल में जो होता है ना, आउटर सेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है उसके अकॉर्डिंग ये लोग कंप्लीट है, इनको कुछ ना चाहिए, ना किसी को देना, ना किसी से लेना है, अपने काम में खुश रहते हैं ये लोग। चलो नेक्स्ट, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी एनसीएमबी स्थित है। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो एनसीएमबी, इसकी स्थापना पहली बार 2011 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, कहाँ हुई? गुजरात में। तो गुजरात में इसकी स्थापना हुई 2011 में। ठीक है, और ये किस लिए क्या हो गया? चलो ठीक है, तो एनसीएमबी है ना, तो एनसीएमबी की स्थापना कब हुई? 2011 में। और इसकी स्थापना गुजरात में हुई, जामनगर गुजरात। ओके, तो जामनगर गुजरात में इसकी स्थापना हुई। तो ये बात आपको याद रखना है। और एक पॉइंट और याद रख लो, समग्र, सॉरी, समुद्री, अरे यार ये क्यों हो रहा है बार बार? चलो ठीक है, वो स्लाइड तो आपको पता है। तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई? ये डेट याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, बस हो गया, और कुछ नहीं जानना आपके बारे में। इसका क्वेश्चन है जामनगर। ठीक है, जामनगर गुजरात में 1911, इतना कुछ याद रखना है। चलो नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर और विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो दक्षिणी गोलार्ध में, इस वाले गोलार्ध में, ये बाईं ओर हवा विक्षेपित होती है। मैं दिखाता हूँ आगे, ये देखो, यहाँ देखो, ये बाईं ओर मुड़ रही है ना थोड़ी हवा, ऐसे ऐसे, ये विक्षेपण, ये क्यों विक्षेपण होता है, इसका कारण पूछा जा रहा है। तो ये जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है, इस कारण जो कोरियोलिस बल होता है उसका इफेक्ट दिखता है, उस वजह से इनकी दिशा ऐसे बाईं ओर मुड़ जाती है दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कोरियोलिस बल के कारण ये जो विक्षेपण होता है, इसका मेन रीजन क्या है? कोरियोलिस बल। ओके, चलो, और अच्छा ये बताओ,
बार बार वही हो रहा है। ठीक है, चलो। तो ये बताओ हवाएं कैसे चलती हैं, हवाएं मूव कैसे करती हैं, विंड्स जो होती हैं इनकी मूवमेंट किस तरफ होती है। तो ये बात अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये मूवमेंट होती है हवाओं की। तो ये बात आपको याद रखना है। तो देखो मैं एक सिनेरियो बताता हूँ। अगर कोल्ड है, कोल्ड मतलब कोल्ड हवाएं हैं, कोल्ड विंड्स हैं, देन यहाँ पे कौन सा हाई प्रेशर क्रिएट होगा। कोल्ड हवाएं हैं तो हाई प्रेशर कंप्लीट होगा, और वार्म है, विंड्स वार्म विंड्स है तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, तो लो प्रेशर क्रिएट होगा। जब ऐसा क्रिएट होता है तो हवाएं ऐसे चलती हैं, ये विंड का डायरेक्शन है। तो ये विंड का डायरेक्शन है, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, जो देखो ये जो गर्म हवाएं हैं ये ऊपर उठ जाएंगी, ये ठंडी हवाएं नीचे आएंगी और ऐसे फिर मूव करेंगी। तो ये देखो एक सर्किल बन गया। ठीक है, ये ऐसे मूवमेंट हो रही है। मैं चलो समझा देता हूँ ग्लोब में आपको। देखो भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा मतलब गर्मी होती है, तो यहाँ पे गर्मी पाई जाती है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने बताया कि जहाँ जहाँ गर्मी होगी वहां लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ पे देखो निम्न वायुदाब पेटी क्रिएट होती है। ठीक है, निम्न वायुदाब पेटी क्रिएट होती है और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती है। तो यहाँ से देखो उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से इधर की ओर हवाएं आ रही है। ठीक है, तो ये इतनी बात समझ आ गई आपको। तो ऐसे ही जब यहाँ पे निम्न वायुदाब क्रिएट होता है, फिर यहाँ से, और जब यहाँ उच्च वायुदाब है तो इधर से उल्टा इसी ओर चलती हैं हवाएं। ठीक है, और इनको व्यापारिक पवनें कहते हैं, जो 23.5 से 23.5 के बीच होती हैं, नॉर्थ टू साउथ के बीच होती है, इनको व्यापारिक पवनें कहते हैं। और ये पछुआ पवनें कहलाती हैं, और ये ध्रुवीय पवन कहलाती है। ठीक है, तो मैं भी विंड्स का एक नया चैप्टर ही लाऊंगा, क्योंकि इस क्लास में तो नहीं समझाया जा सकता, बट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बता दूंगा। ठीक है, जब विंड्स का हम कराएंगे जियोग्राफी वाले सेक्शन में। ठीक है, अभी तो आप केवल इतना याद रख लो कि कोरियोलिस जो इफेक्ट होता है, इसी कारण हवाओं की दिशा ऐसे मुड़ जाती है। चलो नेक्स्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबंधित होता है। ये क्वेश्चन तो आपने कर ही दिया होगा, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय अपना त्याग पत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को। चलो तो कुछ और नियुक्तियां कर लेते हैं। पद की शपथ कौन दिलाता है, देखो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति या इसके राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को ये तो राष्ट्रपति ही करता है। कैग को कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। संसद के जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति, विधानमंडल के सदस्य होते हैं उनको राज्यपाल, राज्य मंत्री राज्यपाल, उच्च न्यायालय राज्यपाल। ठीक है, तो ये शपथ आपको पता चल गई। अब ये इसको त्यागपत्र किसको देते हैं, देखो राष्ट्रपति त्यागपत्र तो उपराष्ट्रपति को देता है, बल्कि शपथ कौन दिलाता है इसे, न्यायालय का न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति को शपथ और त्याग दोनों राष्ट्रपति ही देता है। प्रधानमंत्री किसको त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति को, और शपथ भी उसी के सामने लेता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ये भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। ओके, और राज्यपाल, देखो राज्यपाल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल को शपथ न्यायाधीश दिलाते हैं उच्च न्यायालय के, बट जो ये त्याग पत्र है ना ये राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। राज्यसभा के सभापति सभापति को ही, उपसभापति सभापति को देते हैं। संसद के सदस्य राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को। त्याग पत्र। ओके, विधानसभा का अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देता है, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। विधान परिषद के सभापति उपसभापति को देता है अपना त्याग पत्र, और उपसभापति सभापति को। लोक सेवा आयोग, ये दोनों इंपॉर्टेंट, लोक सेवा आयोग, संघ आयोग एंड राज्य आयोग।
संघ वाले राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं, जबकि राज्य का जो आयोग होता है वो राज्य के राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? देखो, जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, इसको हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। इसी को कहते हैं लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस के नाम से कौन जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फार्मूला क्या है? N2O इसका फार्मूला है। ये भाई आप ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, एक बताओ, वाटर गैस का फार्मूला क्या है? वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, इन दोनों का फार्मूला आप बताओ। तो वाटर गैस का फॉर्मूला क्या है? वाटर गैस को CO प्लस H2 को वाटर गैस कहते हैं एंड CO प्लस N2 को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो लॉफिंग गैस का फॉर्मूला क्या हो गया? N2O, और नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम है। चलो नेक्स्ट। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? देखो, मैं जनगणना की क्लास आज शाम को ही रिलीज करूंगा, ठीक है? तो शाम को आएगी, उसमें सब कुछ आ जाएगा आपको जनगणना के बारे में। तो अभी तो बस इतना ही जान लो, ठीक है? तो जनगणना वर्ष 1871 से स्टार्ट की थी। किसका शासन था पहले? तब लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासन काल में स्टार्ट की गई थी। और जनसंख्या, ये 10 की जनसंख्या 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, ठीक है? ये दोनों बात आप याद रखना है। अच्छा, तो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन से हैं 2011 के अनुसार? तो मोस्ट पॉपुलेटेड 2011 के अनुसार कौन है बताओ? सबसे पहले तो अपना यूपी होता है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर देन बिहार है। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। और हाईएस्ट, ये बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर दो। हाईएस्ट डिकेडल, द हाईएस्ट दशकीय वृद्धि, डिकेडल ग्रोथ, ठीक है? द हाईएस्ट दशकीय वृद्धि किसकी है? मेघालय की। तो मेघालय, इसके बारे में आपको याद रखना है, कितनी है इसकी वृद्धि? 27.9%। ये कुछ याद रखना है। और अपने भारत की डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है कितनी? 382 पर्सन पर वर्ग किलोमीटर। ओके, ये इसकी इकाई भी याद ही रखना आप लोग। चलो, तो इसका आंसर हो जाए 1871 में भारत का जनगणना सर्वप्रथम किया गया। उस समय मेयो था वायसराय, बट जब 1881 में 10 की वो सिस्टम चालू हुआ, जो अभी चल रहा है 2011 में जिसमें हुआ था, वो रिपन के काल से स्टार्ट हुआ। चलो नेक्स्ट करते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची का विषय सही सुमेलित नहीं है? तो बताओ भाई, इसका आंसर दो आप लोग। देखो, तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, ये भी सही है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं, ये भी सही है। 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन बिल्कुल गलत है, ठीक है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस में है? फोर्थ अनुसूची में है। अच्छा बताओ, तुम लोग 11th में क्या है? 11th एंड 12th का बताओ मुझे, ये दोनों बता दो। तो 11th में क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के विषय कितने दिए हुए हैं इसमें? ग्राम पंचायत के 29 विषय दिए हुए हैं। और इसमें नगर पालिकाएं हैं 12 में। तो नगर पालिका इसमें कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय। ये विषय भी आपको याद रखना है। ये सब कब? ये 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और ये 74वां था। इनसे ये ऐड हुआ। ये दोनों 1992 में हुए, ठीक है? इतनी बातें और याद रखनी है। हाँ, चलो। अच्छा, 9वीं अनुसूची में क्या था ये भी बताओ। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 1951 में हुआ था। इसमें क्या जोड़ा गया था? इसमें भूमि सुधार वगैरह जोड़ा गया था, ठीक है? तो ये भूमि सुधार, ये भी याद रखना, 9वीं में है। चलो ठीक है, तो इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, नहीं पूछा है इसमें, ठीक है? ये इस बात का जरूर ध्यान रखना आप लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये पुरातात्विक स्थल है, इनके वर्तमान स्थान के बारे में आपको सुमेलित करना है, ठीक है? चलो, तो नेवासा कहाँ है?
नेवासा महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। नेवासा महाराष्ट्र में स्थित है। ईसमपुर, ईसमपुर का बताओ। ईसमपुर कर्नाटक, ओके। ईसमपुर कर्नाटक। देन डिडवाना, डिडवाना तो आपको पता ही है। डिडवाना कहाँ है? डिडवाना राजस्थान, ओके। डिडवाना आपका राजस्थान हो गया। गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो नेवासा महाराष्ट्र, ईशमपुर कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान, गुड़ियम गुफा तमिलनाडु। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये कुछ प्लेसेस लिखे हैं, इनका स्थान बताना है कहाँ पे स्थित है। तो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मोंटेगो मिरी जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत लारकाना जिले में। लोथल अहमदाबाद गुजरात। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान। धौलावीरा कच्छ गुजरात। भिरन्ना फतेहाबाद हरियाणा। बनावली फतेहाबाद हरियाणा। आदिछानलुर थूथुकुडी तमिलनाडु। जोरबे अहमदनगर महाराष्ट्र। दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र, ठीक है। और ये सब मत याद रखना। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान याद रख लेना। राखीगढ़ी हिसार ये लार्जेस्ट साइट है, ठीक है। ये हड़प्पा काल की लार्जेस्ट साइट है हिसार। चलो नेक्स्ट करते हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दो। बहुत सुना होगा आपने नाटू नाटू। तो M किरवानी जी इस गीत के रचनाकार है, नाटू नाटू गीत के, ठीक है। ये किस मूवी में था? RRR इसको ऑस्कर मिला है, ठीक है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का विजेता है। चलो ये सब कुछ और ये पुरस्कार लिखे हुए हैं। ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड किसको दिया गया था? देखो ओलंपिक कहाँ हुआ था 2024 वाला? बताओ ओलंपिक 2024 वाला कहाँ हुआ था? तो ये पेरिस में हुआ था, फ्रांस में। तो ठीक है, वहां के जो PM है इमैनुअल मैक्रोन, उनको ये अवार्ड मिला था, ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड। फिडे बेस्ट फीमेल चेस प्लेयर, ये किसको मिला था ये अवार्ड? तो जुडिथ पोलगन, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, जुडिथ पोलगर। इनको ये फिडे बेस्ट चेस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। और मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 किसको मिला है? रिया सिंह को, रिया सिंघिया। तो रिया सिंघिया जी को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। आईफा 2024 अवार्ड मेजर अवार्ड्स विनर बेस्ट फिल्म कौन सी है? बेस्ट फिल्म एनिमल, डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी। बेस्ट एक्टर कौन है? शाहरुख खान फॉर जवान। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी फॉर मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? विधु विनोद चोपड़ा फॉर 12th फेल। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अनिल कपूर फॉर एनिमल। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस शबाना आजमी फॉर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल बॉबी देओल फॉर एनिमल। ये कुछ आईफा अवार्ड 2024 के अवार्ड्स हैं, इनको भी आप लोग याद रखना। विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला है? उषा ठाकुर जी को। विश्व हिंदी सम्मान 2024 उषा ठाकुर। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिला है? के वैशाली, के वैशाल एंड गौरव पांडे जी को। तो गौरव पांडे या और के वैशाल याद रखना है। विज्ञान रत्न पुरस्कार इंडियाज हाईएस्ट साइंस अवार्ड, ये किसको मिला है? ये मिला है गोविंद राजन, ठीक है, गोविंद राजन जी को। गोविंद राजन जी को ये हाईएस्ट विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है, इंडियाज हाईएस्ट साइंस अवार्ड, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 1857 विद्रोह का स्थान कारक सही सुमेलित नहीं है? तो लखनऊ 4 जून 1857 बिल्कुल सही है। झांसी 11 मई 1857 ये गलत है। मेरठ 10 मई 1857 ये भी सही है। बैरकपुर 29 मार्च 1857 ये भी सही है। तो झांसी में, अरे रुक जाओ भाई, झांसी में कब हुआ था? झांसी की डेट लिख लो, ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, शायद रिपीट हो गया। 5 जून 1857 को झांसी में स्टार्ट हुआ था। तो ये डेट आपको झांसी के लिए याद रखनी है, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आपको सब कुछ चीजें समझ आ गई। अगर कुछ भी होगा तो आप वापस से रिपीट कर लेना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।